नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन सा स्टडी पॉइंट पे। और आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं 12th क्लास पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है सत्ता के नए केंद्र, या इसको हम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि आपको पता है कि पुरानी बुकों में चैप्टर का नाम सत्ता के वैकल्पिक केंद्र डाला गया है और अब जो है इस चैप्टर का नाम चेंज करके सत्ता के नए केंद्र कर दिया गया है। तो इस चैप्टर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं और बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हम चैप्टर की वीडियो की हम बात करें तो चैप्टर की वीडियो को मैंने कुल मिला के 10 पार्ट्स में बनाए हैं। अब भैया, अब बहुत सारे बच्चे सवाल करेंगे कि यार इतने सारे पार्ट्स बना देती, क्योंकि यार बहुत सारे नए टॉपिक भी तो ऐड हुए ना यार। पहले चाइना के साथ ही क्या था, ये जो चैप्टर था वो ख़त्म हो जाता था, यानी कि 4 पार्ट में ही हम इसको ख़त्म कर सकते थे, क्योंकि यूरोपीय संघ, आसियान और चाइना के बारे में समझाया जाता था। लेकिन अब इजराइल, ब्रिक्स, सार्क, रूस, इंडिया, है ना, इसके अलावा कोरिया और जो आपका जापान का जो टॉपिक है वो भी इसमें ऐड है। तो इन सभी टॉपिक्स के ऊपर मैंने सेपरेट अलग से वीडियो बनाई है। आप लोग चैप्टर की वीडियो को जरूर देखिए, वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा नोट्स की बात कर लेते हैं तो पॉलिटिकल साइंस के नोट्स भी अपलोड कर दिया है, हिस्ट्री के नोट्स अपलोड हो चुके हैं, नोट्स को भी आप लोग जरूर डाउनलोड कर लें। तो चलिए दोस्तों, पहले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया, यूरोपीय संघ की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, यूरोपीय संघ की स्थापना के बारे में आपको बताना है। तो आपको पता है कि भाई यूरोप का एक संगठन है, यूरोपीय देशों का संगठन है यूरोपीय संघ। और यूरोपीय संघ की स्थापना में सबसे ज़्यादा जो योगदान है वो मार्शल योजना का रहा है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, ये देखने को मिलता है कि यूरोप की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से तहस नहस हो गई, है ना। तो उसकी अर्थव्यवस्था के पुनरुत्थान के लिए अमेरिका ने क्या किया, मार्शल योजना के तहत यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना शुरू कर दिया। और इसी के तहत 1948 में क्या हुआ, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई। मतलब शुरू में आर्थिक सहयोग करना यूरोप के देशों ने शुरू कर दिया। कौन सी योजना की मदद से सहायता मिली थी, मार्शल योजना की मदद से मिली थी। फिर 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना की गई, है ना। और उसके बाद 1957 की हम बात करें तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना की गई। और फिर यही प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे फिर 1992 आते आते तक यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। 3 डेट आपको याद रखना है और तीनों डेट में क्या किन किन चीज़ों की स्थापना हुई थी उसके बारे में भी आपको बताना है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ के झंडे में मौजूद 12 सितारे क्या दर्शाते हैं। तो ये सोने रंग के सितारे हैं। सबसे पहले हम इस जो सोने के रंग के जो सितारे हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो ये एकता और मेल मिलाप का प्रतीक है। ठीक है, दूसरी तरफ जो ये 12 सितारे दिख रहे हैं उसको पूर्णता, समग्रता और एकता का प्रतीक माना जाता है। वही बात है कि मेल मिलाप और एकता का प्रतीक इन सितारों को माना जाता है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आर्थिक समुदाय के रूप में बने यूरोपीय संघ ने राजनीतिक संगठन का रूप कैसे ले लिया। तो आपको पता होगा कि भाई शुरू में यूरोपीय संघ एक आर्थिक संगठन था, मतलब ज़्यादातर आर्थिक लेन देन यूरोप के जो देश थे वो किया करते थे, लेकिन धीरे धीरे एक राजनीतिक संगठन बनता चला गया। तो इसकी पूरी प्रक्रिया आपको समझानी है। तो जैसे कि हम 1948 की बात करें, जब मार्शल योजना के तहत क्या हुआ था, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना हुई थी, जिसके माध्यम से क्या था कि भाई यूरोप के देश आपस में आर्थिक सहयोग किया करते थे, है ना। फिर उसके अगर हम बात करें 1949 में यूरोपीय परिषद की स्थापना हुई, जो कि कहीं ना कहीं राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा दिया। उसके बाद हम 1957 की बात करें तो यूरोपीय इकोनॉमिक कम्युनिटी की स्थापना हुई, ये भी आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने वाला था। और फिर आखिरकार ये प्रक्रिया तेज हुई और 1992 में यूरोपीय संघ की स्थापना हो गई। अब देखिए, कुछ और कारण भी है जो कि कहीं ना कहीं यूरोपीय संघ को अब आर्थिक संगठन से राजनीतिक संगठन बना देता है। जैसे कि यूरोपीय संघ का अपना झंडा है, अपना गान है, अपना स्थापना दिवस है ना, अपनी मुद्रा भी प्रचलित कर रखी है, यूरोपीय संघ की मुद्रा है। इसके अलावा समान विदेश नीति और सुरक्षा नीति भी है। यूरोपीय देश आपस में साझी विदेश नीति और साझी सुरक्षा नीति के तहत बंधे हुए हैं। इसके अलावा घरेलू मामले में भी क्या करते हैं, आपसी सहयोग करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक सहयोग को दर्शाता है। तो कहने का मतलब है कि शुरू में यूरोपीय संघ एक आर्थिक समुदाय वाला संगठन था, मतलब आर्थिक संगठन था, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक संगठन के रूप में बदलता चला गया। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है, क्या आप इस कथन से सहमत है। तो जी देखिए, हम बिल्कुल सहमत है कि जो यूरोपीय संघ है वो शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है। इसके पीछे इसके आर्थिक प्रभाव आप बता सकते हैं, राजनीतिक प्रभाव बता सकते हैं, सैन्य प्रभाव बता सकते हैं ना। यहाँ पे आर्थिक प्रभाव की यहाँ पे सबसे पहले बात की गई है। तो यहाँ पे 2005 का डाटा लिया गया है। वैसे नए बुकों में 2016-17 का डाटा बता रखे। आप किसी भी डाटा के अकॉर्डिंग आंसर लिखेंगे, गलत नहीं होगा। 2005 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी, है ना। इसके अलावा हम यूरो की बात करें, जो यूरोपीय संघ की मुद्रा है, और डॉलर के लिए भी क्या बन सकता है, खतरा बन सकता है, अमेरिकी डॉलर को भी टक्कर दे सकता है, ऐसा माना जाता है।
इसके अलावा अगर हम देखें तो भाई जो सकल घरेलू उत्पाद है वो 12,000 अरब डॉलर की थी। ये भी 2005 की डाटा की बात की जा रही है, 2005 के आसपास की डाटा। 12,000 अरब डॉलर की इसकी अर्थव्यवस्था है ना। विश्व व्यापार में अमेरिका से 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी है इसकी, 3 गुना ज़्यादा हिस्सेदारी यूरोपीय संघ करता है विश्व व्यापार में। तो ये तो आर्थिक शक्ति के रूप में आप देख रहे हैं। हम यहाँ पे हम सैन्य विशेषता की भी बात कर लेते हैं। तो देखो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना है भाई, है ना। 2 सदस्य देश फ्रांस और ब्रिटेन के पास क्या है, बहुत ज़्यादा मात्रा में परमाणु हथियार है। और इसके अलावा 2 सदस्य देश ब्रिटेन और फ्रांस संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में भी स्थायी सदस्य है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि भाई 2020 में 31 जनवरी यहाँ पे डेट बता रखा है, 31 जनवरी 2020 को जो ब्रिटेन है और यूरोपीय संघ से क्या हो गया है, अलग हो चुका है। तो फ्रांस की यहाँ पे हम सिर्फ बात कर लेते हैं, लेकिन ये पुराना डाटा है तो भाई पुरानी बुकों में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आपका जो आंसर है वो गलत नहीं होगा। लेकिन हाँ ये जरूर आप लिख देना कि भाई 2020 में ब्रिटेन जो है यूरोपीय संघ से अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये आर्थिक और सैन्य प्रभाव के रूप में हम बता सकते हैं कि जो यूरोपीय संघ है वो एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं आसियान के बारे में। आसियान क्या है? तो आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है। विस्तृत रूप क्या है भाई आसियान का? तो आसियान का मतलब है दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। जो दक्षिणी पूर्वी एशिया के जो देश है उनका ये संगठन है, ठीक है। और इसकी जो स्थापना है कब हुई थी? 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पे हस्ताक्षर करके 5 देशों ने इसकी नींव डाली थी। 5 देशों के नाम इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, है ना। इसके अलावा सिंगापुर है आपका और थाईलैंड है। अब 5 देश बाद में शामिल हो गए, जिसमें ब्रुनेई दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि इसके टोटल 10 देश हैं। शुरू में 5 थे, बाद में 5 और शामिल हो गए थे। तो ये है आपका आसियान। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आसियान का झंडा क्या दर्शाता है? तो देखिए आसियान का झंडा यहाँ पे है ना, वृत्ताकार आपको गोला दिख रहा है, उसमें धान की 10 बालियाँ है। किसकी बालियाँ है? धान की, है ना। तो बीच में जो धान की जो बालियाँ है, 10 बालियाँ है, वो आसियान के देशों के बीच में एकता का प्रतीक है। एकता को दिखाता है क्योंकि 10 देश है इसकी। नीला रंग शांति और स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। लाल रंग साहस और गतिशीलता को दर्शाता है। और सफ़ेद की बात करें, यहाँ पे आपको देखो ये जो वृत्ता जो ये गोल आकार है, यहाँ पे आपको सफ़ेद रंग भी दिख रहा है। तो सफ़ेद रंग शुद्धता का प्रतीक है। और पीले रंग की बात करें तो भाई पीला रंग क्या दर्शाता है? समृद्धि को दर्शाता है, ठीक है। तो ये आसियान के झंडे के बारे में था। वैसे कुछ क्वेश्चन आता है, ये 2 नंबर या 3 नंबर में आपका ये क्वेश्चन आ सकता है। अब आसियान शैली की बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आसियान शैली है क्या? सिंपल शब्द में बोल दो कि आसियान एक छोटा सा क्षेत्रीय संगठन है, लेकिन इसने क्या किया? मेल मिलाप को बढ़ावा दिया है। बहुत ज़्यादा टकराव जितने भी हुए देशों के बीच में, उसको शांतिपूर्वक तरीके से समाधान कर दिया, और इससे वो काफ़ी ज़्यादा यश कमाया है, फेमस हुआ है ना ये संगठन। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मतलब कि मेल मिलाप को बढ़ाकर टकराव को शांतिपूर्वक समाधान जो ये आसियान कर रही है, आसियान जो क्षेत्रीय संगठन में ये काम जो कर रही है, इसी को हम क्या बोलेंगे? आसियान शैली बोलेंगे, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा आसियान शैली क्या है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आसियान के 3 स्तंभ कौन से हैं? 3 स्तंभ के रूप में आसियान को बांटा गया है। मतलब आसियान को एक तरीके से विकास, संपूर्ण विकास को ध्यान में रख के क्या किया है? 2003 की बात की गई। 2003 को इसको 3 स्तंभों के रूप में बांटा गया है, और अलग अलग जो समुदाय है, अलग अलग जो स्तंभ है, उसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले है, पहला जो स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय। तो सुरक्षा समुदाय क्या है? सुरक्षा समुदाय का मेन उद्देश्य है कि भाई जो आसियान देशों के बीच में जो भी विवाद हो रहा है ना, उसको सैन्य टकराव तक नहीं लेके जाना है। मतलब युद्ध नहीं होने देना है, युद्ध को किसी भी हालत में क्या करना है? रोक देना है। सभी समस्याओं का समाधान क्या करना है? शांतिपूर्वक तरीके से करना है। और इसके लिए 2003 में बहुत सारे समझौते हुए। देशों के बीच में शांति, निष्पक्षता, सहयोग और हस्तक्षेप को बढ़ावा देने के लिए समझौते किए गए हैं। दोस्तों हम बात करते हैं आसियान आर्थिक समुदाय के बारे में। तो आसियान आर्थिक समुदाय, अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें तो भाई आसियान आर्थिक समुदाय का मुख्य उद्देश्य है आसियान देशों के लिए साझा बाजार उपलब्ध कराना, जहाँ पे आसियान के देश अपने सामान को बेच सके। उत्पादन का आधार भी तैयार करवाना चाहते हैं। मतलब उत्पादन आधार तैयार करवाने का मतलब है कि आसियान देशों को ऐसे साधन उपलब्ध कराना है जिससे कि वो अपने उत्पादन को बेहतर कर सके। और इसके अलावा आसियान देशों के सामाजिक और आर्थिक विकास को भी क्या करना चाहते हैं? उसमें भी मदद देना चाहते हैं आसियान, ठीक है। तो ये आसियान के आर्थिक समुदाय के मेन उद्देश्य हो गए। इसके अलावा इसका एक और मेन उद्देश्य क्या है कि भाई ये आर्थिक विवादों को निपटाने के लिए मौजूदा व्यवस्था जो है ना आसियान की, उसमें सुधार करना चाहती है। इसके अलावा अगर एक और चीज़ आप बता सकते हैं कि भाई आसियान की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा छोटी है, लेकिन इसका जो विकास है ना वो अमेरिका और यूरोप जैसी जो अर्थव्यवस्था है
जापान जैसी अर्थव्यवस्था है उससे भी ज़्यादा तेज़ गति से हो रही है, तो इसका आर्थिक प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसने क्या किया, मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी कि FTA बनाया, फ्री ट्रेड एरिया बनाया, है ना, जिसके माध्यम से वहाँ पे क्या है कि भाई आसानी से व्यापार हो सके, व्यापार में कोई भी मतलब रुकावट ना हो, कोई लिमिट ना हो व्यापार के ऊपर, आसानी से व्यापार हो सके इसके माध्यम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप आसियान आर्थिक समुदाय के बारे में बता सकते हैं। अब आसियान सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय की बात कर लेते हैं, तीसरा स्तंभ है इसका, और इसका मेन पर्पस है कि आसियान देशों का जो सामाजिक विकास है और सांस्कृतिक विकास है उसको बढ़ावा देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से खोला, क्या आप इस कथन से सहमत है? तो भैया देखिए, हम बिल्कुल सहमत है। चाइना ने अपने विकास के लिए 1970 के दशक के आसपास, 70 से 80 की हम बात करें तो अपनी अर्थव्यवस्था को बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से खोला। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए सबसे पहले रखा है, पहले तो आपको पता है कि भाई चाइना ने क्या कर रखा था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अपने को काट के रख रखा था, किसी से कोई लेना देना ही, अपने देश में ही चीज़ों को बनाओ और अपने देश में ही इस्तेमाल करो, ऐसी नीति थी। लेकिन 1972 में इसने क्या किया, पहली बार अमेरिका से संबंध बनाए, इसने अच्छे संबंध बनाए। और 1973 की बात करें तो चाओ एन लाइन जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री थे इस समय, उन्होंने आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे थे, जिसमें से कृषि, उद्योग, सेना और इसके अलावा तकनीक संबंधी जो प्रौद्योगिकी में विकास के लिए 4 प्रस्ताव रखे थे। उसके बाद हम 1978 में जाए तो यहाँ पे देखेंगे कि देंग स्वामपेंग के नेतृत्व में, वो भी प्रधानमंत्री थे यहाँ के, और उनके नेतृत्व में नई आर्थिक नीति आई, खुले द्वार की नीति अपनाई गई, यानी कि भाई जितने भी प्रतिबंध अर्थव्यवस्था पर लगाए हुए थे सबको हटा लिया, व्यापार बिल्कुल फ्री कर दिया, मतलब कोई व्यापार पे प्रतिबंध नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि भाई अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे व्यापार होने लग गया। इसके अलावा खेती का निजीकरण कर दिया 1982 में। खेती के निजीकरण से क्या था कि जो खेत है वो निजी हाथों में आ गया, प्राइवेट हाथों में आ गया, अब खेती अच्छे से हो सकता था, लोगों ने खेती करने में एक तरीके से अपना रुचि दिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद उद्योगों का निजीकरण कर दिया। उद्योगों के निजीकरण का मतलब क्या है, उद्योगों को निजी हाथों में सौंप दिया गया। और अब क्या था कि भाई खेती पैदावारी तो अच्छी हो रही है, अब उन्हीं कच्चे मालों को, मतलब खेती से जो कच्चा माल पैदा हो रहा है उसको अब तैयार माल के रूप में बदल के उसको दूसरे देशों में बेचना स्टार्ट कर रहे हैं, अपने व्यापार को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अलावा स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना दिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या हुआ कि एक बिल्कुल ही पिछड़े हुए क्षेत्र को सेलेक्ट कर लिया और वहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी, है ना, सारी सुविधाएं, चाहे वो पानी हो, बिजली हो, यातायात के साधन उपलब्ध करा दिए, ताकि विदेशी कंपनियाँ क्या करें, वहाँ पर आए और अपनी कंपनियाँ लगाए। तो इससे क्या होता है कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, उसमें वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा आखिर में हम बताएंगे कि 2001 में विश्व व्यापार संगठन में ये शामिल हो गया और अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खोल दिया। तो ये आप बताएंगे कि भाई चाइना ने अपने विकास के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध तरीके से क्या किया, खोला था। पहले तो बहुत सारे प्रतिबंध लगा रखे थे, धीरे धीरे उसने क्या किया, उन सभी प्रतिबंधों को हटाना शुरू कर दिया। आगे बात करते हैं, चाइना में किए गए, मतलब चीन में किए गए सुधारों के नकारात्मक प्रभाव बताइए। जो चीन में जो विकास के लिए जो सुधार किए गए थे 1978 के आसपास, आपको पता है नई आर्थिक नीति आई थी उसकी, उसके बाद क्या हुआ, उसके कुछ नकारात्मक प्रभाव भी बताएंगे। मतलब विकास में तो बहुत योगदान है भाई, सकारात्मक प्रभाव तो बहुत है, लेकिन उससे कुछ नकारात्मक प्रभाव भी रहे, क्योंकि सुधार का जो लाभ है वो सभी को नहीं मिल पाया। चीन में बेरोजगारी बढ़ी, 10 करोड़ लोग अभी भी रोजगार के तलाश में है ना। महिलाओं की काम करने की स्थिति बहुत ही खराब है, जैसे कि 18वीं-19वीं सदी में यूरोप में थी, वैसी ही महिलाओं की स्थिति है काम करने की। पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है, भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है ना। गांव और शहर में रहने वाले जो लोग हैं उनके बीच में आर्थिक असमानता बढ़ी है, मतलब फासला बढ़ा है उन दोनों के बीच में। तो ये नई आर्थिक नीति के कुछ नकारात्मक प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारत चीन के बीच में विवाद के प्रमुख मुद्दे कौन से हैं, मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर भारत चीन के बीच में हमेशा तनातनी बनी रहती है। तो इसमें सबसे पहले भाई 1962 में क्या किया, चीन ने भारत पर हमला किया, युद्ध में मतलब एकदम से हरा दिया चाइना ने। इसके अलावा जम्मू कश्मीर का मुद्दा है भाई, जम्मू कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश की कुछ सीमाएं हैं, उस सीमाओं को लेकर विवाद रहता है दोनों देशों के बीच में। तिब्बत पर चाइना ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया, इसको लेकर भी भाई भारत हमेशा इसका विरोध करता रहा है। और जब तिब्बत पे कब्जा किया तो वहाँ के जो धार्मिक नेता थे जिनका नाम है दलाई लामा, वो भारत आ गए और भारत ने उनको सुरक्षित शरण भी दिया, तो इस कारण भी चाइना भारत से किलसता है। तो ये भारत और चाइना के बीच में विवाद के मुख्य मुद्दे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स क्या है। तो देखिए ब्रिक्स क्या है, 5 देशों का संगठन है। इसके टोटल कितने सदस्य हैं, 5। बी यानी कि ब्राज़ील, है ना, आर यानी कि रसिया, आई यानी कि इंडिया, सी यानी कि चाइना
और एस यानी कि साउथ अफ्रीका। ठीक है, ये 5 देशों का संगठन है ब्रिक्स। तो शुरू में इसके 4 सदस्य देश थे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता था, ब्रिक बोला जाता, ब्रिक। ठीक है, लेकिन 2010 में इसमें जो 5वां देश जो शामिल हुआ वो दक्षिण अफ्रीका है। दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया। तो ब्रिक को बनाए जाने का जो सलाह दिया था वो जिम ओ नील ने दिया था, मतलब ये अर्थशास्त्री थे और इन्होंने इस संगठन की स्थापना करने के लिए मतलब एक तरीके से सुझाव दिया था। और इसके बारे में जो चर्चाएं है वो 2006 से ही शुरू हो गई थी, लेकिन इसकी स्थापना वास्तविक में जो स्थापना का जो डेट है आप बताएंगे वो 2009 में हो गई थी। ठीक है, तो ये ब्रिक क्या है, 5 देशों का संगठन है और ये ऐसे देश हैं जो कहीं ना कहीं अमेरिकी वर्चस्व को क्या दे सकते हैं, टक्कर दे सकते हैं, अमेरिकी वर्चस्व के लिए चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ब्रिक्स के बारे में था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, आप यह कैसे कह सकते हैं कि रूस एक ताकतवर देश है, मतलब रूस कैसे पावरफुल देश है, इसके बारे में आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो यहाँ पे आप इसके सैन्य पावर से आप समझ सकते हैं कि रूस कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। देखो, इसके पास विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सेना है। रूस परमाणु संपन्न देश है ना। तकनीक के विकसित होने के कारण इसके पास क्या है, आधुनिक हथियार मौजूद है। बहुत सारे देश इससे क्या करते हैं, हथियार खरीदते हैं। भारत भी रशिया से बहुत ज़्यादा हथियार खरीदता है ना। यह हथियारों का एक बहुत बड़ा निर्यातक देश है, दूसरे देशों को बहुत ज़्यादा हथियार क्या करता है, निर्यात करता है, और भारत जैसे देश इससे आयात करते हैं ना। तो अगर हम कुल रूसी हथियारों की बात करें तो जो भारत है वो क्या करता है, 25% हिस्सा मतलब एक तरीके से वहाँ से मंगाता है। इसकी सेना में आधुनिकीकरण की दिशा में प्रगति करना जारी रखा है, मतलब आधुनिक हथियार वगैरह बनानी अभी भी इन्होंने जारी रख रखा है। इसके पास दुनिया का 4था सबसे बड़ा रक्षा बजट भी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या दर्शाता है कि भाई रूस जो है वो बहुत पावरफुल देश है। और आपको पता होगा कि अभी जैसे रूस यूक्रेन युद्ध है चल रहा है, अभी भी शायद ख़त्म नहीं हुआ है वो। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरीके से सारे यूरोपीय देशों को उसने डरा रखा है और उसने साफ बोल दिया कि भाई कोई भी यूरोपीय देश अगर इस मामले में दखल देता है तो उसको भी वो नहीं छोड़ेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा पावरफुल है रसिया। आगे हम बात कर लेते हैं सार्क के बारे में। देखिए, सार्क है क्या, सार्क है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। मतलब दक्षिणी एशिया के जो देश हैं कुल मिला के 8 देश इसमें हैं, तो 8 देशों का ये क्या है, सार्क जो है वो संगठन है। और आज का सार्क का पूरा फुल फॉर्म क्या होगा हमारा, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। स्थापना की बात कर लेते भाई, स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था इसका। और कहाँ पे किया गया था इसकी स्थापना, तो ढाका। ठीक है, ढाका बांग्लादेश की, मतलब ढाका जो है, ढाका बोल रहा हूँ, तो जो ढाका है वो बांग्लादेश की राजधानी है। अगर संस्थापक देशों की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव और श्रीलंका, ये 7 देश थे। बाद में क्या हुआ, 2007 में अफगानिस्तान 8वें सदस्य देश के रूप में सार्क का सदस्य बना। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, काठमांडू, नेपाल में इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत किस तरह से सत्ता के नए केंद्र के रूप में उभर रहा है। तो सत्ता का नया केंद्र का मतलब क्या है कि शक्ति का एक नया केंद्र बनता जा रहा है भारत, यानी कि अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे सकता है, अमेरिकी वर्चस्व को ख़त्म करने में योगदान दे सकता है। किस तरीके से, तो देखिए, भारत की अगर हम आर्थिक ताकत की बात करें तो 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है भारत का, है ना। एक विशाल प्रतिनिधित्व व्यापार केंद्र है, मतलब दुनिया के बहुत सारी कंपनियां भारत में अपना व्यवहार करती है। संपूर्ण विश्व में अगर हम बात करें तो 200 मिलियन भारतीय प्रवासियों का निवास है, मतलब निवास करते हैं दूसरे देशों में। आपको पता है कि जितनी भी बड़ी कंपनियां उनके CEO कौन से देश से है, भारत से है। जो भारत की जो प्राचीन संस्कृति है, जो इतनी ज़्यादा शक्तिशाली संस्कृति है, मजबूत संस्कृति है, वो भी भारत को क्या कर रहा है, 21वीं सदी में एक तरीके से विशेष महत्व प्रदान करते हैं पूरी दुनिया में। तो ये हो गया इसकी एक तरीके से आर्थिक शक्ति की बात कर रहे हैं। सैन्य शक्ति के रूप में देखें तो भाई दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी सेना है भारत के पास। भारत भी क्या है, परमाणु संपन्न देश है और इसके पास आधुनिक हथियार है ना, आधुनिक हथियार मौजूद है जिससे कि ये किसी भी देश को टक्कर दे सकता है, युद्ध में हरा सकता है। सो दोस्तों, ये सत्ता के नए केंद्र या सत्ता के जो वैकल्पिक केंद्र है उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लगभग 10 के आसपास क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताए होंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन मैंने समझाए हैं उस सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अलावा यार आप लोग PDF को जरूर डाउनलोड कर ले। नोट्स का जो PDF है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत अच्छे से उसमें सारे आंसर लिखे गए हैं। अगर आप PDF से पढ़ेंगे, पहले आप लोगों ने चैप्टर की वीडियो देख ली है, चैप्टर की वीडियो देखने के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी देख ली है। इसके अलावा आपके पास PDF भी मौजूद है, तो जब मर्जी आप उसे रिवाइज कर सकते हैं, उससे आप पढ़ सकते हैं। तो PDF को जरूर डाउनलोड कर लें।
ठीक है। बाकी यार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिए ताकि मेरे चैनल में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, मिलते फिर आप लोगों से अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।